दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू होने वाली जंग को आज लगभग 3 हफ्ते के करीब वक्त गुजर चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये जंग ठंडी होने की बजाय गर्म से गर्म होती जा रही है। ऊपर से वक्त के साथ इसराइल के ऊपर भी काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के खतरनाक हमले के बाद जिस इरादे के साथ इसराइल फौरन इस जंग में कूदा था, जो मकसद वो हासिल करना चाहता था, उस मकसद में से वो कुछ % भी हासिल ना कर सका है, बल्कि इसके उलट इस मकसद को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए उसने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है और जो हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसकी वजह से इसराइल न सिर्फ दुनिया के ज्यादातर देशों का सपोर्ट खो चुका है, बल्कि जो देश अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल जजीरा की तरफ से गाजा का जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, उसके मुताबिक 7700 के करीब वहां पर लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 3600 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, जबकि 1800 से 1900 के करीब औरतें हैं और इनमें भी लगभग 400 के करीब बूढ़े लोग शामिल हैं। तो अब अगर इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को मिला लिया जाए तो ये 5500 से 6000 के करीब बनते हैं। अब मरने वाले लोगों में जवान लोगों की तादाद सिर्फ 1700 के करीब रह गई, और इसमें से भी कितने लोग हमास से जुड़े हुए थे या कितने आम लोग थे, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भी इसी तरह का इशारा देती है कि जिस तरह की तबाही इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की मदद से गाजा में मचाई है, उस तरह का नुकसान या फिर उससे आधा या आधे से भी आधा नुकसान वो हमास को नहीं पहुंचा सका है। इस चीज का एक बड़ा सबूत ये भी है कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर ये भी महसूस किया गया है कि जब जब इसराइल की तरफ से हमास को बड़ी बड़ी धमकियां दी गईं और जब जब एक साथ बहुत जगह पर एयर स्ट्राइक्स की गई, तो उसके जवाब में हमास की तरफ से और भी बड़ी तेजी के साथ रॉकेट्स छोड़े गए। फिलहाल ये बात तो न सिर्फ अमेरिकी और इजरायली एक्सपर्ट्स की तरफ से ही, बल्कि दुनिया के बाकी इलाकों के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी क्लियर कर ही दी गई है कि अगर वाकई इसराइल को हमास से मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है, तो इसराइल को हर हाल में गाजा की ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा, यानी वो आसमान से हमास को कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि इसराइल ने भी बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान कर दिया था और तैयारियां बड़े जोरों शोर से शुरू कर दी थीं। शुरू से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम बहुत जल्द ही गाजा की जमीन पर हमास से निपटने के लिए जा रहे हैं। लाखों सैनिकों, हजारों टैंकों के साथ गाजा पर जमीनी हमला करने की इसराइल की ये जो धमकी थी, जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, आज 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ धमकी ही है और आज तक हकीकत में नहीं बदल सकी है। बल्कि इसके उलट इस तरह की खबरें कई बार निकल कर आईं कि जब जब इसराइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां और तेजी के साथ शुरू की गईं या फिर इरादा किया गया, तब तब उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका की तरफ से ही उसको रोक दिया गया। अमेरिका की तरफ से उसको वार्निंग दी गई कि ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करो, वरना ये तुम्हारे इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि टीवी पर बैठकर इसराइल के भी कई पुराने जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी बार बार यही बात दोहराई कि गाजा का ग्राउंड इन्वेजन इसराइल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगा, बल्कि ये तो एक जाल है कि जो हमास ने इसराइल के लिए बिछाया है, और हमास खुद ही चाहता है कि इसराइल आए, और अगर इसराइल गया तो यकीनी तौर पर वो फंस कर रह जाएगा। इवन 2-3 दिन पहले तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही थीं कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि इसराइल की मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार है। उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स ने जब अपनी गवर्नमेंट से ग्राउंड इन्वेजन मतलब कि जमीनी हमला करने की इजाजत मांगी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब नेतन्याहू ने खुद ही सिग्नेचर करने से मना कर दिया। नेतन्याहू ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेतन्याहू को भी ये खतरा सता रहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन फेल हुआ तो राजनीतिक करियर पूरी तरीके से संकट में आ जाएगा। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इसराइल जैसी एक बड़ी ताकत कि जिसके पास न सिर्फ अमेरिका का ही भरपूर सपोर्ट है, बल्कि यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे बड़े ग्रुप भी पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी वो गाजा जैसे एक छोटे से इलाके पर जमीनी हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है, बावजूद इसके कि उसको पता है कि उसके मुकाबले में जो हमास नाम का ग्रुप है वो न सिर्फ साइज में ही उससे कई गुना छोटा है, बल्कि ताकत के मामले में भी उसके सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि हमास के पास ना तो इसराइल की तरह एडवांस हथियार मौजूद हैं और न ही दुनिया का कोई भी देश उसको खुलकर सपोर्ट करता है। हाँ दोस्तों, जमीन के नीचे सुरंगों का वो जाल कि जो पिछले कई सालों में हमास ने बड़ी तेजी के साथ तैयार किया है, बल्कि गाजा के बारे में तो ये माना जाता है कि ये गाजा पट्टी जितनी ऊपर आबाद है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे आबाद है। मतलब कि हमास के लोगों ने अंडरग्राउंड पूरे के पूरे शहर बसा रखे हैं और हमास नाम का ये पूरा का पूरा ग्रुप जमीन के नीचे से ही ऑपरेट करता है।
ان کے نہ صرف سارے لڑاکے ہی زمین کے نیچے رہتے ہیں بلکہ ان کے سارے ہتھیار، ان کی ساری ٹریننگ اور ان کا سارا کام، ان کی ساری پلاننگ سب کچھ زمین کے نیچے سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں سے لگاتار اسرائیل غزہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کر رہا تھا اس سے تو شاید حماس پوری طریقے سے ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی اس کو کچھ خاص نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ اگر اسرائیل کی فوج غزہ کی زمین پر اترتی ہے تو اس کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں ہوگا بلکہ اس کو گوریلا جنگ لڑنی پڑے گی۔ ایسے فائٹرز سے جنگ کرنی پڑے گی کہ جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے موجود خفیہ سرنگوں میں رہتے ہیں اور وہیں سے نکل کر اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور یہ گوریلا جنگ یا پھر یہ ٹنلز وار جو ہوتی ہیں، مطلب جو سرنگوں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہیں، یہ کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یہ بات امریکہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ گوریلا وار یا پھر سرنگوں کی مدد سے لڑی گئی جنگوں نے جو درد امریکہ کو دیا ہے وہ شاید دنیا کے کسی اور دیش کو نہیں دیا ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور دیش بھی ان سرنگوں کی وجہ سے ہی اتہاس میں چھوٹی سی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں 1960 اور 70 کے بیچ میں لڑی گئی ویتنام وار کے بارے میں، وہی جنگ کہ جس کو آج بھی اگر امریکہ کے پرانے لوگ یاد کر لیتے ہیں تو ان کا دل رونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جوش میں بھلے ہی بار بار گراؤنڈ انویژن کرنا چاہتا ہو اور ان سرنگوں میں رہنے والے فائٹر سے لڑنے کی کوششیں کرتا ہو، مگر امریکہ ہمیشہ اس چیز کے خلاف جا رہا ہے اور اسرائیل کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو ورنہ یہ اتہاس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی۔ تو دوستو، یہ سرنگوں والی جنگیں کتنی زیادہ الگ اور کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور ان سے امریکہ جیسا سپر پاور دیش بھی اتنا زیادہ کیوں ڈرتا ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ بات ہے سن 1960 اور 70 کے بیچ کی کہ جب ویتنام نام کا ہماری دنیا کا یہ مشہور دیش 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، جہاں ایک طرف ساؤتھ ویتنام میں تو امریکہ کی سپورٹ سے ایک طاقتور حکومت قائم تھی تو وہیں دوسری طرف نارتھ ویتنام میں ایک کمزور کمیونسٹ حکومت ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو اس حکومت کو بھی سوویت سنگھ اور چائنا جیسے دیشوں کا سپورٹ حاصل تھا، مگر وہ بہت ہی خفیہ طور پر تھا اور بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ نارتھ ویتنام والے چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ساؤتھ ویتنام کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے اور پورا ایک ہی دیش بنا لیا جائے، مگر امریکہ اور اس کے جو باقی یورپین دوست دیش تھے وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ امریکہ نے فوراً ساؤتھ ویتنام کو بچانے کے لیے نارتھ ویتنام کے خلاف اپنی پوری فوج اتار دی۔ نارتھ ویتنام کے اس دور کے لیڈر نے جب یہ دیکھا کہ امریکہ جیسا طاقتور دیش اس کے دشمن کے ساتھ کھل کر کھڑا ہو چکا ہے، بلکہ صرف امریکہ ہی نہیں اور امریکہ کے سارے دوست بھی اس کے ساتھ آ چکے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ ان جیسے طاقتور دیشوں سے جنگ جیتنا تو دور بلکہ ان کے سامنے جنگ کے میدان میں کھڑا ہونا بھی بے وقوفی ثابت ہوگی۔ اسی لیے اس نے فوراً دماغ سے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ جس فیصلے نے ہماری دنیا کے اتہاس کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس نے فوراً یہ آرڈر دیا کہ ہم لوگ جنگ اب زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے لڑیں گے، مطلب ہم لوگ زمین کے نیچے ایڈوانس سرنگیں بنائیں گے اور ان کے اندر رہ کر ہی ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ ویسے تو دوستو، ان لوگوں نے بہت پہلے ہی فرانس جیسی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے علاقے میں سرنگیں بنائی تھیں، مگر وہ سرنگیں کافی پرانی تھیں اور لو لیول کی تھیں۔ اس بار انہوں نے نہ صرف لمبی لمبی نئی سرنگیں تیار کی بلکہ اپنی سرنگوں کو ایڈوانس بھی کیا۔ یہ سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلا ہوا سرنگوں کا وہ جال تھا کہ جو دشمن کے لیے تو کسی بھول بھلیا سے کم نہیں تھا، مگر دوسری طرف جو نارتھ ویتنام کے لوگ تھے ان کے لیے تو یہ خود میں ایک اپنی دنیا تھی۔ ان انڈر گراؤنڈ سرنگوں کے اندر ہر وہ چیز موجود تھی کہ جو ایک عام دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے، گودام ہوا کرتے تھے، آرام کی جگہ ہوا کرتی تھی، میٹنگ روم ہوا کرتے تھے، کچن ہوا کرتے تھے، ہر چیز ہوا کرتی تھی، اور تو اور سنیما بھی ہوا کرتے تھے، مطلب وہ تھیٹر بھی ہوا کرتے تھے کہ جس میں یہ لوگ اپنی فوج کو پروپیگنڈا موویز وغیرہ بھی دکھایا کرتے تھے۔ امریکہ اور اس کے سبھی ساتھیوں کے لیے یہ ٹنلز مطلب کہ یہ سرنگوں کا جال ہی موت کا کنواں ثابت ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو ان سرنگوں کی وجہ سے امریکہ کی وہ مہنگی اور طاقتور پوری بایو سینا ہی ختم ہو گئی کہ جس پر وہ اتہاس میں ہمیشہ سے ناز کرتا آیا تھا۔ ظاہر ہے آسمان میں اڑنے والے وہ ایڈوانس ہتھیار کہ جو کروڑوں اور اربوں روپے میں تیار ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں کہ جو زمین کے بھی بہت نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔
इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितनी भी टनल्स हुआ करती थीं, इन सब का जो दरवाज़ा हुआ करता था, मतलब जो मुंह हुआ करता था, वो ऐसी ऐसी जगहों पर खुला करता था कि जिनके बारे में अमेरिकन फौजी सोच भी नहीं सकते थे। कभी तो ये बिल्कुल घने जंगलों में खुला करता था, तो कभी किसी सुरंग का दरवाज़ा झील में ऐसी जगह पर खुला करता था जहाँ पर आपको तैर कर जाना पड़े। दूर से देखने पर वो थोड़ी सी झाड़ी मालूम होती थी, मगर झील के पास मौजूद वो झाड़ी नहीं बल्कि किसी सुरंग का दरवाज़ा होता था। कभी तो ये किसी पेड़ की जड़ में खुल जाता था, तो कभी कभी किसी सुरंग का दरवाज़ा गांव में जो जानवरों के बाड़े होते हैं उनके अंदर खुला करता था। अब अमेरिका और उसके दोस्तों की फौज के लिए परेशानी की बात ये थी कि जब भी ये लोग इधर उधर निकला करते थे, इनकी फौज की गाड़ियां जा रही होती थीं या इनकी फौज का पैदल काफिला जा रहा होता था, तभी अचानक से एक दुबला पतला वियतनामी फौजी जमीन को चीर कर कहीं से निकलता था और गोलियों से फायरिंग करके एक साथ कई फौजियों को मार दिया करता था। और जब तक वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, वो चंद लम्हों में ही गायब हो जाता था। बहुत ढूंढने पर कुछ मिलता ही नहीं था, और कभी कभी अगर कुछ मिलता था तो सुरंग का छोटा सा दरवाजा मिलता था कि जिसमें से सिर्फ एक दुबला पतला आदमी ही अंदर जा सकता है। अब अमेरिकन फौजी उस छोटी सी सुरंग में गोली तो चला नहीं सकते थे, क्योंकि वो कोई सीधी नहीं हुआ करती थी बल्कि कुछ आगे बढ़कर ही मुड़ जाया करती थी। तो गोली भी नहीं चला सकते थे और उसमें जा भी नहीं सकते थे। जा इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि वो सुरंग आगे बढ़कर ही जैसे ही मुड़ा करती थी तो वो कई तरफ मुड़ती थी। मतलब उसके कई रास्ते हुआ करते थे, मगर उसमें से असली रास्ता एक ही हुआ करता था। बाकी सारे रास्ते दुश्मन को फंसाने के लिए हुआ करते थे। और जाहिर है उसमें से असली और सही रास्ता कौन सा है ये वही जानता था कि जो इसमें रहता था या फिर इससे बाहर आया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब अमेरिका वाले ग्रुप को ये महसूस हुआ कि उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बॉम्ब का इस्तेमाल करें। हम लोग अगर इन टनल्स के अंदर बॉम्ब डालना शुरू करेंगे तो जो जहां पर होगा वहीं पर मर जाएगा, और हो ना हो इन बॉम्ब्स की वजह से टनल्स भी कोलैप्स करना शुरू कर जाएंगी। मगर दोस्तों, अमेरिका की फौज का ये फॉर्मूला भी काम न आया। पहली बात तो ये कि अमेरिका की फौज की तरफ से जो बॉम्ब फेंके जाते थे उनका असर सिर्फ एक छोटे से पोर्शन पर हुआ करता था, ना कि टनल के एक बड़े हिस्से पर। साथ ही साथ ये बॉम्ब सिर्फ वहीं तक असरदार होते थे जहां तक टनल मुड़ी हुई ना हो, मगर सुरंग तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी मुड़ जाती थी। और इसके अलावा अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले फौजियों का ये दस्तूर भी था कि जहां पर सुरंग मुड़ा करती थी वहां पर वो पत्थर या फिर लकड़ी के जरिए से कोई दरवाजा बनाकर लगा दिया करते थे। तो इस तरह से अब बॉम्ब का असर आगे बढ़ता ही नहीं था। इसके बाद अमेरिका की फौज की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि क्यों ना जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाए। जहरीली गैसेस को ये लोग किसी भी तरह से रोक नहीं सकेंगे, और जो टनल्स के अंदर जहां पर भी होगा वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। मगर दोस्तों, खुफिया सुरंगों में रहने वाली फौज ने इसका हल भी कुछ इस तरह से निकाला कि उन्होंने अब अपनी सुरंगों के जो मेन दरवाजे हुआ करते थे उनके अलावा भी कुछ कुछ दूरी पर छोटे छोटे खुफिया सुराखों की तरह एक बड़े एरिए खोलना शुरू कर दिए। तो होता ये था कि अगर जहरीली गैसेस छोड़ी भी जाती थी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर मोड़ पर पत्थर या लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, उसको बंद कर दिया जाता था ताकि ये गैसेस आगे ना आए। और जिन हिस्सों में ये गैसेस ऑलरेडी फैल भी चुकी होती थी तो धीरे धीरे उन्हीं सुराखों से ये गैसेस निकल जाती थी कि जो ऑलरेडी बनाए गए थे। अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले ये फौजी पूरा दिन आराम किया करते थे, जबकि रात का अंधेरा होते ही ये खुफिया रास्तों से बाहर निकला करते थे। बाहर निकलते ही अपना मिशन शुरू किया करते थे, और इनका मिशन हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके दोस्तों की फौज को नुकसान पहुंचाना। कभी कोई अकेले में फौजी मिल जाता तो उसको कत्ल कर देते, वरना ये बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह को फिट करते। ऐसे बॉम्ब्स और ऐसे हथियारों को फिट करते कि जिन पर पैर पड़ने से या फिर किसी गाड़ी का टायर पड़ने से वो फौरन फट पड़े। और इस तरह से ये एक बार में ही कई अमेरिकी फौजियों की जान ले लेते थे। ये सारा काम इनको उजाला फैलने से पहले पहले करना होता था, क्योंकि दिन निकलने से पहले ही ये अपने ठिकानों पर वापस आ जाते थे। साथ ही साथ अपनी जरूरत का वो सारा सामान भी इकट्ठा करके सुरंगों में ले जाते थे कि जिनकी इनको जरूरत हुआ करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अमेरिका के लिए हालात पहले से बुरे होते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। फिलहाल अमेरिका ने इन खुफिया सुरंगों से निपटने के लिए कई पैतरे अपनाए, बल्कि उसने तो अपने ही फौज के कई लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी ताकि वो लोग भी इन्हीं खुफिया सुरंगों में जाकर उन लोगों का मुकाबला कर सकें कि जो इसके अंदर छुपे बैठे हैं। मगर फिर भी अमेरिका नाकाम ही रहा। और फिर 1975 में वो दिन भी आया कि जब पूरी दुनिया देख रही थी कि अमेरिका और उसके साथी फौजियों को पानी की टंकी के ऊपर खड़े हुए
एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागना पड़ा था। फिलहाल जब अमेरिका की हार हो गई और अमेरिका अपने से कई गुना कमतर फौज से हार कर यहाँ से चला गया, तब पूरी दुनिया को पता चला कि जिन सुरंगों की बड़े लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थीं वो कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं थीं, बल्कि वो तो पूरा 120 किलोमीटर का सुरंगों का बड़ा जाल था। और याद रहे दोस्तों कि हमास की जिन सुरंगों की चर्चाएं होती हैं वो 120 नहीं बल्कि पूरी 500 किलोमीटर लंबी हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि CNN के मुताबिक ये जो 500 किलोमीटर का फिगर है ये भी दरअसल सन 2021 का है, वरना इन 2 सालों में भी हमास ने इन सुरंगों के साथ क्या किया होगा, इनको कितना बढ़ाया होगा और कितना ज़्यादा एडवांस किया होगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। साथ ही साथ पिछले एक लंबे वक्त से लगातार हमास की तरफ से आने वाले बयानों से ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इन खुफिया सुरंगों के अंदर 35,000 से ज़्यादा ऐसे लड़ाके मौजूद हैं कि जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, वियतनाम जंग की इस कहानी को सुनकर आप लोगों को काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि हमास की इन सुरंगों को इसराइल के लिए एक खतरनाक जाल क्यों माना जा रहा है और आखिर क्या वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सभी साथी लगातार इसराइल को ये कदम उठाने से रोक रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करने की राय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास और ईरान लगातार यही चाहते हैं कि किसी तरह से इसराइल एयर स्ट्राइक्स की बजाय ग्राउंड पर उतरने का फैसला कर ले। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी याद रखने वाली है कि वियतनाम वॉर तो आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी। आज दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि हमास की जो सुरंगें हैं वो न सिर्फ वियतनाम की सुरंगों से बहुत ज़्यादा लंबी हैं बल्कि एडवांस भी हैं। फिलहाल दोस्तों यही वजह है कि इसराइल ग्राउंड इन्वेजन में देर से देर करता जा रहा है और वो यही सोच रहा है कि उसको या तो कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए या फिर वो उस वक्त तक हमला ना करे जब तक वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अच्छी तरह से जांच पड़ताल न कर ले। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।